हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं नरोत्तम सिंह फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 चैप्टर एटम। और उस एटम की कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि कितना मज़ा आने वाला है इन क्वेश्चंस में। और क्या कुछ नहीं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है अपना एक्सरसाइज 12.1, ठीक है ना। सबसे जो पहले जो क्वेश्चन है आपका वो है एक्सरसाइज 12.1 और ये जो है आपकी स्क्रीन पर शो किया गया है। क्वेश्चन किस तरीके से है? तो क्वेश्चन बेटा इस तरीके से है कि इसमें से हमें चूज़ द करेक्ट अल्टरनेट फ्रॉम द क्लूज गिवन एट द एंड ऑफ ईच स्टेटमेंट। प्रत्येक इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं हमें 12.1 चैप्टर में 12.1 एक्सरसाइज में कुछ क्लूज गिवन है हमें, और उन क्लूज में से हमें छांट कर इसमें लिखना है। तो देखो इसमें फर्स्ट जो पार्ट है इसका ए पार्ट है और उसमें क्या कहा गया है पढ़िए बेटा। जो स्क्रीन पर शो किया गया है क्वेश्चन, इसमें गिवन है द साइज ऑफ द एटम इन थॉमसन्स मॉडल इज डॉट 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 द एटम इज साइज इन रदरफोर्ड्स मॉडल मच ग्रेटर देन ऑब्लिक नो डिफरेंट फ्रॉम मच लेस देन। तो इसमें आना चाहिए बेटा नो डिफरेंट फ्रॉम, क्योंकि जो थॉमसन मॉडल था वो रदरफोर्ड मॉडल है उसके अकॉर्डिंग जो एटम है उससे बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं था। तो यहाँ पर नो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। इसमें जो ए ऑप्शन है उसमें आप क्या फिल करोगे? उसमें फिल करोगे आप नो डिफरेंट। रदरफोर्ड मॉडल और थॉमसन मॉडल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों में कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। अब नेक्स्ट है बेटा बी पार्ट। देखो बी पार्ट को पढ़िए। बी पार्ट में क्या कह रहा है? बी पार्ट में कह रहा है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ डॉट 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 इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम while in electrons always experience a net force। देखो बेटा ये कह रहा है कि किसके ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल कंडीशन में हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में हैं, और कहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर फोर्स लग रहा है। हमें ऑप्शन में गिवन है थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। तो इसमें जो राइट जो ऑप्शन होना चाहिए बेटा फर्स्ट में तो आना चाहिए थॉमसन्स मॉडल। यहाँ इक्विलिब्रियम में होंगे इन थॉमसन्स। तो फर्स्ट तो आप फिल करोगे फिल इन द ब्लैंक में थॉमसन मॉडल, और सेकंड में आप फिल करोगे रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में एक फोर्स लग रहा था जो उसको न्यूक्लियस की तरफ ले जा रहा था इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। तो जो थॉमसन मॉडल है बेटा उस थॉमसन मॉडल में तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, और रदरफोर्ड मॉडल में एक फोर्स काम करेगा किसकी तरफ? न्यूक्लियस की तरफ, जो उसको कहाँ लेकर जाएगा? न्यूक्लियस में। तो नेट फोर्स एक्ट करता है किस में? रदरफोर्ड मॉडल में। थॉमसन मॉडल में ये इक्विलिब्रियम में रहता है। तो बी ऑप्शन में ये आना चाहिए थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल। सी जो इसका पार्ट है, सी पार्ट में देखिए क्या गिवन है हमें। सी पार्ट में गिवन है एक क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन एज डूम टू कोलैप्स। एक क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन इज डूम टू कोलैप्स, मतलब एक एटम है जिसका अस्तित्व कौन से मॉडल में नहीं था। तो उसका जो अस्तित्व था वो किस में नहीं था बेटा? रदरफोर्ड मॉडल में। तो सी ऑप्शन आना चाहिए, सी ऑप्शन में होना चाहिए रदरफोर्ड
मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल है। उसमें स्टेबल उसमें जो एटम था वो एटम था वो कैसा, रदरफोर्ड मॉडल में, क्लासिकल मॉडल में जो एटम था उस एटम का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें रदरफोर्ड आना चाहिए। और डी में क्या कह रहा है, देखो, एन एटम हैज नियरली कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन ए, एक एटम है उसका कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा। तो इसमें दो मॉडल गिवन है हमें, एक तो थॉमसन मॉडल, एक रदरफोर्ड मॉडल। तो कंटिन्यूस जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस में कहा गया था, वो कहा गया था बेटा थॉमसन मॉडल में। तो इसमें फर्स्ट जो चॉइस है वो आना चाहिए कौन सा, इन थॉमसन्स मॉडल, ठीक है ना। इसमें कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन था और हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन, क्या आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन आना चाहिए रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, इन रदरफोर्ड मॉडल कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, किसमें, रदरफोर्ड मॉडल में। और थॉमसन मॉडल में क्या था, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन था। उसमें माना था कि ये एक स्फीयर होता है जिसमें मास और पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ई ऑप्शन क्या है बेटा, द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम पॉजेज मोस्ट ऑफ द मास इन रदरफोर्ड्स मॉडल, ऑब्लिक लग रहा है बेटा, बोथ ऑफ द मॉडल्स। तो कौन से मॉडल्स में ये कहा गया था कि जो मास है वो कहाँ सेंट्राइज होता है, कहाँ कंसंट्रेट होता है, तो वो होता है बेटा बोथ ऑफ मॉडल में। तो यहाँ लिख सकते हैं हम बोथ ऑफ मॉडल्स। तो ये तो है बेटा अपना एक्सरसाइज नंबर 12.1, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्या क्या ऑप्शन आने वाले हैं। फिर आगे चलते हैं 12.2 पर। तो ये जो ऑप्शन है ये अपने एक्सरसाइज 12.1 से हैं। अब बात करते हैं 12.2 की, एक्सरसाइज नंबर 12.2। हाँ तो बेटा एक्सरसाइज 12.2 स्क्रीन पर शो है, देखिए स्क्रीन पर एक्सरसाइज 12.2 शो है। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सपोज यू आर गिवन ए चांस टू रिपीट द अल्फा पार्टिकल scattering experiment using a thin sheet of solid hydrogen in place of gold foil. Hydrogen is a solid at temperatures below 14 Kelvin. What results do you expect? What result do you expect? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एक्सरसाइज नंबर 12.2 जैसा कि स्क्रीन पर शो है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये जो थिन जो अपने पास सीट थी उसको हाइड्रोजन एटम से बदल दिया जाए, मतलब ये गोल्ड नहीं है। अब यहाँ पर यहाँ जो एटम की जो हम सीट बना रहे हैं वो क्या है, वो सॉलिड हाइड्रोजन सीट है एटम की, हाइड्रोजन सीट। इसको रिप्लेस कर दिया है, गोल्ड को रिप्लेस कर दिया है किससे, हाइड्रोजन सीट से। और इस पर अल्फ़ा पार्टिकल इंसिडेंट कराए जा रहे हैं। क्या इंसिडेंट कराए जा रहे हैं बेटा, इस पर अल्फ़ा पार्टिकल इंसिडेंट कराए जा रहे हैं। हाइड्रोजन की ये सीट है, गोल्ड सीट नहीं है, किसकी है, हाइड्रोजन की सीट है। क्या होने वाला है भाई, हाइड्रोजन सीट में यहाँ जो न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन का मास होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम।
जो प्रोटॉन है उसका मास कितना होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27। और जो अल्फ़ा पार्टिकल जो बॉम्बार्डिंग हम करा रहे हैं किसकी इंसिडेंट करा रहे हैं हम किसको अल्फ़ा पार्टिकल को। तो जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसका मास नियरेस्ट होता है कितना 6.64 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास है वो नियरेस्ट इतना होता है, ठीक है ना, 6.64 इंटू 10⁻⁻27। ये अल्फ़ा पार्टिकल का मास है। और ये किसका मास हो गया, ये हो गया उस प्रोटॉन का, ठीक है ना, जो यहाँ न्यूक्लियस में होगा। अब ज़रा सोचिए जब ये यहाँ कोलाइड करेगा, न्यूक्लियस के पास में कोलाइड करेगा तो इसका मास ज़्यादा है। ये ऐसे होगा जैसे कि एक फुटबॉल कहाँ पर कोलाइड करती है, ये लगभग इससे 10 मल्टीपल होगा नियरेस्ट। एक टेनिस बॉल से कोलाइड करती है, एज ए टेनिस बॉल कोलाइड करती है, तो ये क्या वापस चली जाएगी, क्या वापस लार्ज एंगल पर इसकी स्कैटरिंग पॉसिबल है, क्या नहीं है, क्योंकि इसका मास ग्रेटर है, इसका मास कम है, तो लार्ज एंगल पर इसकी स्कैटरिंग नहीं होगा। तो होगा क्या अगर हम हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देते हैं किसको, गोल्ड फॉइल को, गोल्ड सीट को अगर हम हाइड्रोजन सीट से रिप्लेस कर देते हैं तो वो उसी के जैसा होगा जैसे कि हम किसी फुटबॉल को एक टेनिस बॉल से कोलाइड कराते हैं, और होगा कुछ नहीं, उधर स्कैटरिंग नहीं होगी, लार्ज एंगल पर स्कैटरिंग नहीं होगी। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास 12.3। क्वेश्चन नंबर 12.3 जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो किया गया है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, तरीके से पढ़िए। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसे है बेटा, ए डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक डिफरेंस है कितने का 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है, सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम, एक एटम है और उस एटम में दो एनर्जी लेवल्स हैं और उनके बीच में सेपरेशन कितने का है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सेपरेशन है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन द एटम मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम द अपर लेवल टू लोअर लेवल। कोई इलेक्ट्रॉन है और वो जंप करता है, वहाँ ट्रांजिशन हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का, अपर लेवल से लोअर लेवल में। ठीक है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है और एक्सरसाइज है अपना 12.3। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि ये एक एटम का अपर एनर्जी लेवल है और ये एक एटम का लोअर एनर्जी लेवल है। ठीक है बेटा, ये है अपर एनर्जी लेवल, अपर एनर्जी लेवल ये गिवन है और लोअर एनर्जी लेवल ये गिवन है, लोअर एनर्जी लेवल ऑफ एटम। एक एटम है और उस एटम के अपर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल को शो किया गया है और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है एनर्जी का, वो सेपरेशन गिवन है हमें 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है ना, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन करता है किस में, लोअर एनर्जी लेवल में, तो वो इमिट करता है रेडिएशन, वो इमिट करता है रेडिएशंस को
और उन रेडिएशंस की एनर्जी दी जाती है एच म्यू से। क्लियर है? जब कोई हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर एनर्जी लेवल में, तो सर क्या होता है, वो रेडिएशन इमिट करता है। और वो जो रेडिएशन इमिट करता है ना, उन इमिटेड रेडिएशंस की एनर्जी हम किससे लिखते हैं, एच म्यू से। हमें काउंट करना है किसको, फ्रीक्वेंसी को, रेडिएशन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो भाई कितनी एनर्जी इमिट करेगा, ये यहाँ से यहाँ पर आएगा लोअर एनर्जी लेवल में, तो जो एनर्जी है वो कितनी इमिट करेगा, एच म्यू। और वो एनर्जी किसके इक्वल होगी, जो डिफरेंस इन दोनों में होगा। ठीक है ना? तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा, एनर्जी का जो डिफरेंस है वो गिवन होगा 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, तो इसको लिखा जाएगा 2.3 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से हमें मल्टीप्लाई करना है। ये एनर्जी आ जाएगा। हम लिखते हैं सिंस E इज इक्वल टू एच म्यू, देन म्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ भाई, एच से डिवाइड हो जाएगा E, तो E को डिवाइड कर देंगे कितने से, एच से, और फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे। E की वैल्यू पुट कर दीजिए 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एच की वैल्यू लिखोगे 6.67 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद बेटा आना चाहिए 0.55 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी निकल कर आएगी, वो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, वो निकल के आएगी 0.55 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो बेटा उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, कितनी एनर्जी इमिट करेगा, वो जितना इन दोनों लेवल जो हाई एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल में जो एनर्जी गैप होगा उसके बराबर एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। उस एनर्जी की वैल्यू लिखेंगे एच म्यू और वहाँ से म्यू फाइंड आउट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ओके, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं एक्सरसाइज 12.4। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं एक्सरसाइज 12.4 पर। हाँ जी बेटा, तो एक्सरसाइज 12.2 को शो किया गया है स्क्रीन पर और क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक हाइड्रोजन एटम है और उसकी ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी हमें गिवन है 13.6, जो भी माइनस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। इस स्टेट में हमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो बेटा हम कंसेप्ट में पहले पढ़ के आ चुके हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी जो होने वाली है, एक्सरसाइज है बेटा 12.4। तो जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की, वो किसके इक्वल होती है, वो टोटल एनर्जी के ही इक्वल होती है। साइन उसका लेकिन अपोजिट होता है टोटल एनर्जी का। तो यहाँ हमें गिवन है टोटल एनर्जी के इक्वल होगी लेकिन पॉजिटिव होगी। ठीक है ना? तो काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होगी वो कितनी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन किस में आएगी वैल्यू रहेगी बेटा उसकी पॉजिटिव, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या थी, पॉजिटिव थी। टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी TE से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टोटल एनर्जी होती है ये पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना था, अब हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होती है। ये हम पहले कंसेप्ट्स में पढ़ के आ चुके हैं। इससे पहले जो हमारे वीडियो जो दिए हैं जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की थी, टोटल एनर्जी फाइंड आउट की थी, आप वो कंसेप्ट वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको मालूम चल जाएगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी की ट्वाइस होती है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, टोटल एनर्जी गिवन है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आने वाला है, तो ये जो है ये आने वाला है बेटा, जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये इसका डबल आएगा, ये आएगा लगभग -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डबल आएगी किसकी, टोटल एनर्जी की, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये आ जाएगा। ओके, क्लियर है बेटा। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी के ही इक्वल होगी, लेकिन किस में होगी, पॉजिटिव में होगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो डबल होगी जस्ट किसका, टोटल एनर्जी का, इसलिए उसको ट्वाइस करके लिखेंगे। ठीक है बेटा। तो इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 12.5 की। हाँ तो बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.5 और ये जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर शो किया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है ए हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल। ये हम गिवन है हमें कि एक हाइड्रोजन एटम है और वो इनिशियली वो कहाँ है, वो ग्राउंड स्टेट पर, ग्राउंड लेवल पर है। एब्जर्व ए फोटोन विच एक्साइटेट्स इट टू द n इज इक्वल टू 4 लेवल, डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो बेटा इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज नंबर 12.5 में हमको क्या गिवन है कि एक हाइड्रोजन एटम है और उस हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अपने ग्राउंड स्टेट पर है, ग्राउंड लेवल पर है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है। इसको जब हम फोटोन इंसिडेंट करते हैं इसके ऊपर, या ये फोटोन एब्जर्व करता है कितनी एनर्जी का, h म्यू एनर्जी का फोटोन एब्जर्व करता है, तब ये यहाँ से n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 4 जो ऑर्बिट है या जो लेवल है उसमें ट्रांजिट करता है। ठीक है ना, इसमें ये जंप कर जाता है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें एक तो जो अपना फोटोन है उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है और दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है हमें, एक तो लैम्डा वेवलेंथ और एक फाइंड आउट करना है हमें म्यू फ्रीक्वेंसी को। तो किस तरीके से करेंगे, इसमें देखिए बेटा एक फॉर्मूला था अपने पास, जब ये इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 से 4 में जंप करेगा तो हम इसके लिए वेवलेंथ इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो r की वैल्यू लिखते हैं हम, ये रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, तो r की वैल्यू क्या लिखोगे 1.097 इंटू 10⁻⁷
1.097 इंटू 10⁻⁷, यहाँ लिखा 1/n1 मतलब 1 का स्क्वायर, 1/n2 का स्क्वायर मतलब 1/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। ये आएगा बेटा 1/λ इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷। इसको सॉल्व करोगे, ये यहाँ से LCM आ जाएगा 16, ये बन जाएगा बेटा 16 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, ये होगा 1.097 10⁻⁷, ये होगा फिर अपना 15/16। ठीक है, यहाँ से जो 1/λ है उसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 1/λ की वैल्यू निकल कर आएगी बेटा 1.028 इंटू 10⁻⁷, ये आने वाली है। यहाँ से जब हम लैम्डा फाइंड आउट करेंगे ये इसका उल्टा हो जाएगा, फिर क्या आएगा, ये 0.97 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये निकल कर आ जाएगी इसकी वेवलेंथ। तो जो फोटोन होगा उसकी वेवलेंथ क्या निकल कर आ जाएगी, उस फोटोन की वेवलेंथ ये निकल कर आएगी। यहाँ से हम वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, फॉर्मूले में पुट किया और वहाँ से लैम्डा हमने फाइंड आउट कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हो गया बेटा। अब देखिए, यहाँ तक हम वेवलेंथ फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब हमें इसके लिए म्यू फाइंड आउट करना है। तो म्यू कैसे निकालेंगे, म्यू के लिए तरीका क्या है निकालने का, म्यू इज इक्वल टू हम C/λ लिखते हैं। म्यू इज इक्वल टू लिखा जाता है C/λ। तो बेटा म्यू की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करोगे, फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू C/λ। C की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा ये आ जाएगा 0.97 इंटू 10⁻⁻7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आने वाला है 3.09 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो म्यू की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा यहाँ तक तो थे अपने क्वेश्चन 5 तक। एक्सरसाइज 12.1 से एक्सरसाइज 12.5 तक हम यहाँ कर चुके हैं। आगे के जो नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो इसका वीडियो का सेकंड पार्ट देखना ना भूलिए। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सकें और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको हम बता सकें। आगे इसी तरीके से हम मेहनत करते रहेंगे आपके लिए, और उम्मीद करते हैं आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे एंड सब्सक्राइब करोगे। धन्यवाद। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।